डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। हाँ हाँ, आखिरकार एक बराबरी का मुकाबला मिल गया जो मुश्किल से मुझसे लड़ने में सक्षम था। गुरु कपिल, चिंता मत करो, मैं दया दिखाऊंगा और तुम्हें नहीं मारने का वादा करता हूं। जैसे ही यह बात निकला, यह शांत पानी की सतह पर एक बड़े चट्टान के टकराने जैसा था, जिससे 1000 लहरें पैदा हुईं। दया दिखाओ, तुम्हें नहीं मारने का वादा करो। इन शब्दों को सुनकर मैदान में योद्धा हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे आयान को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हों। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा देखा और किसी ने इस तरह से मार्शल आर्ट मास्टर को उकसाने की हिम्मत की। हा। अचानक गुरु कपिल ने कोई बड़ा मजाक सुना और दर्शकों के बीच गूंजते हुए बेलगाम हंसी का एक विस्फोट किया। हाँ, क्या बड़ी आवाज है। लड़का, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध फिर से शुरू होता है? अगर तुम सच में बूढ़े आदमी को मार सकते हो तो बूढ़ा आदमी इंसानों से कमतर है। आओ लड़ाई करो। जैसे ही आवाज गिरी, गुरु कपिल के पैरों में हवा भर गई और उसने आयान पर हमला कर दिया। उनके पैरों की हरकतें बहुत अनोखी हैं। बादलों और बहते पानी को हिलाते हुए, बाएं और दाएं मंडराते हुए हल्के और भारी कदम, कभी पहाड़ की तरह मोटे, और उनके शरीर का आकार एक साथ झुका हुआ है, जिससे लोगों को डर का एहसास होता है। यह एक ड्रैगन की तरह चलता है, एक बंदर की तरह हरकतें करता है, एक बाज की तरह अपनी गति बदलता है, और यह 2 संस्कारों की संख्या को भी दर्शाता है। पुराने इंडियन दर्शन में स्वर्ग और पृथ्वी या ठंडी और गर्म शक्ति के बारे में बताता है, जिसे बाद में मार्शल आर्ट तक बढ़ा दिया गया। आंदोलन ठंडी शक्ति है और स्थिर गर्म शक्ति है, जिसे सामूहिक रूप से आंदोलन और स्थिर कहा जाता है। गुरु कपिल के पैरों की हरकतों को देखकर उनके बगल में मौजूद किसी आदमी ने तुरंत कहा, यंग पीढ़ी के मास्टर होने के योग्य हैं, और उन्होंने सच में शांत युद्ध के 2 चरणों का अभ्यास रॉयल विंड के एरिया के हाई लेवल तक किया है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भाग्य नगरी में इस तरह के एरिया में बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। मुझे डर है कि भाई कपिल को शांत युद्ध के संस्थापक फेमस योद्धा के साथ बराबरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे, अब वह घमंडी लड़का, मुझे लगता है कि वह हंस नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 चालों में मास्टर कपिल उसे मार सकते हैं। सभी योद्धाओं ने अपना ध्यान गुरु कपिल पर केंद्रित कर दिया। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए चौड़ी हो गईं, किसी भी छोटी हरकत को चूकने के डर से। उनके लिए शक्तिशाली मास्टर्स को करीब से देखने में सक्षम होने का यह एक शानदार अवसर है, और अगर वे इससे कुछ सीख सकते हैं तो यह अड़चन को तोड़ने में मदद कर सकता है। इस समय गुरु कपिल का आक्रमण आखिरकार आयान तक पहुंच गया। मैंने उसे अपने बड़े हाथ से आयान की ओर बढ़ते देखा। उसके हाथ में दुनिया को निगल जाने की शक्ति थी। दूसरा हाथ आग की तरह फटा, जैसे बड़े शैतान की सजा जो आकाश को जलाता है और दुनिया को खत्म करता है, आयान के निचले पेट पर बमबारी करता है। दोनों हाथों में गर्म और ठंडी शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, नरम और कठोर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गुरु कपिल की चालों के साथ मैदान में धरती को हिला देने वाले बदलाव हुए हैं। बीच हवा में बूम की आवाज अंतहीन है। गुरु कपिल के हाथों से अशांत आंतरिक ऊर्जा तेज हुई। योद्धाओं के एक समूह को एक भ्रम भी हुआ, जैसे कि आकाश और पृथ्वी में सब कुछ गायब हो गया हो। सबसे पहले वह बड़े तरंगों के संपर्क में आया। बड़े लहरें नदी के बांध को तोड़ने जैसी हैं और शैतान बांध का पानी छोड़ता है। यह दुनिया के सबसे तेज हथियार से भी ज्यादा भयानक है और यह अजेय है। इसके तुरंत बाद एक गर्म सांस आई और दृश्य काफी बदल गया। तेज आग फैल गई और यहां तक कि हवा भी जल गई और मुड़ गई, आधा समुद्र आधा ज्वाला में। यह चीज इस समय पूरी तरह से एकीकृत है, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति को आपस में मिलाते हुए। भले ही वे एक तय दूरी पर थे, फिर भी हर कोई 2 स्वर्गों के डर को महसूस कर सकता था। वे ठंडी हवा के झोंके में हैरान रह गए और पूरा शरीर हिल गया, मानो किसी तकनीक से, हिलने में बेबस है। शांत युद्ध मास्टर की पीढ़ी के रूप में
गुरु कपिल इस समय ठंडी और गर्म शक्ति को कंट्रोल करता है, जैसे कि एक ही समय में ताकतवर शक्ति को धक्का दे रहा हो, आयान की ओर दबाव डाल रहा हो और आसपास की जगह बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा हो। मास्टर की महिमा भयानक है। यह दृश्य देखकर आयान गुस्सा नहीं हुआ और हंसा, चिल्लाया, हा हा हा, अच्छा है। इसके तुरंत बाद उसकी आभा बदल गई। उसकी आंखें ठंडे तारे पर चली गईं। दुनिया को देखने और आम लोगों के प्रति तिरस्कार की महिमा बाहर आ गई। पूरे आदमी की आत्मा एक म्यान में रखी दिव्य तलवार की तरह अजेय थी। सभी की हैरान आंखों के नीचे आयान ने टाल मटोल नहीं की। उसने घोड़े पर सवार होकर अपने पूरे शरीर और घोड़े की हालत को एक खास एक्शन सिचुएशन में लाया और अपने दाहिने हाथ को अपनी कमर के पीछे पटक दिया। उसका पूरा शरीर तना हुआ था, जैसे एक बड़ा धनुष जाने के लिए तैयार हो। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फैली हुई हैं, जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखा रही हैं, जो 9 स्वर्गों के ऊपर सूरज से मुकाबला कर सकती है। यह शक्ति और सुंदरता का सही संयोजन है। अगर किसी की आंखें पारदर्शी हैं, तो वे पाएंगे कि उसके शरीर की हड्डियां साफ और पारदर्शी, धूल रहित और सफेद जेड की तरह हैं। कैंगटियन तानाशाह का दूसरा वजन सुनहरी मांसपेशी और जेड हड्डी। इसके तुरंत बाद आयान की दाहिनी मुट्ठी एक तेज तीर की तरह निकली, जो आकाश को चीरती हुई गुरु कपिल के हाथों की ओर बढ़ रही थी। एक मुक्का की शक्ति बेहद दबंग होती है, स्थिति रंग बदलती है और आकाश टूट जाता है। अचानक गुरु कपिल को अपने दिल में एक बड़ा झटका लगा। उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया और उसे एक अनोखा संकट महसूस हुआ। उसने पूरी तरह से अपने हाथों को वापस खींच लिया, अपनी छाती की रक्षा की, पानी और आग की शक्ति को ले लिया और फिर से आयान की ओर बढ़ गया। मुट्ठियां आपस में टकराईं और दर्शकों के बीच एक बहरा करने वाली आवाज गूंजी, जैसे 9 दिनों में गड़गड़ाहट होती है। इस समय आयान ने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति को जुटाया। 4 आत्माओं की शक्ति विलीन हो गई और आपस में जुड़ गई और शक्ति तेजी से बढ़ी। उसकी मुट्ठी में विस्फोट हो गया। एक कोशिश में 10 गिरेंगे। असली ताकत के सामने कोई भी दिमागी या दिखावटी तरकीब नहीं चलती। आयान की वर्तमान शक्ति गहन एरिया के मास्टर की तुलना में तुलनीय है। इसकी बराबरी गुरु कपिल से कैसे की जा सकती है, जिसने अभी अभी पीले एरिया में प्रवेश किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बदलते हैं, मैं इसे खुद ही तोड़ दूंगा। इस पंच ने विनाशकारी बल के साथ गुरु कपिल को 17 या 18 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जब तक कि वह पार्टी हॉल की दीवार के खिलाफ झुक नहीं गया और मुश्किल से मजबूती से खड़ा रहा। दूर से देखने पर मैंने गुरु कपिल के दाहिने हाथ को देखा। आयान की मुट्ठी के नीचे यह हर इंच फट गया और हड्डियां मोटी थीं, उनके शिष्य प्रियांशु से ज्यादा बेहतर नहीं। इसके तुरंत बाद गुरु कपिल ने लाल खून का एक बड़ा कौर थूका, अपने कपड़े को लाल रंग से रंग दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका चेहरा घिनौना था, मानो वह बहुत दर्द से पीड़ित हो और वह बहुत शर्मिंदा था। दूसरी ओर आयान के चेहरे पर अभी भी एक हल्का बादल था और नीचे की प्लेट एक चट्टान की तरह स्थिर थी, गतिहीन, बिना डरे, और यहां तक कि उसके कपड़ों के कोने भी गंदे नहीं हुए। कौन मजबूत है और कौन कमजोर, आप एक नजर में देख सकते हैं। कुछ देर तक मैदान में कोई आवाज नहीं आई और देखने वालों के मुंह खुले रह गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। सिर्फ एक मुक्का मार्शल आर्ट मास्टर गुरु कपिल को हरा दिया। यह कैसे मुमकिन है? भले ही वे दोनों मास्टर हों, मुझे डर है कि गुरु कपिल को कम आंकना और हराना नामुमकिन है। तुम्हें पता है, गुरु कपिल एक लंबे समय से स्थापित मास्टरमाइंड है। वह आयान के दादा के बराबर की उम्र का है और 10 साल से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। वह शांत युद्ध का नेता है और आयान, जो 20 साल से कम उम्र का है, भले ही उसने अपनी मां के पेट में ही साधना शुरू कर दी हो, उसके पास इतनी प्रबल आंतरिक शक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अब जो दृश्य हो रहा है, उसे देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि इस दुनिया में सच में मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली लोग हैं। दूसरी तरफ गुरु कपिल दीवार से आधा झुका हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी कमर की कोट पहले से ही ठंडे पसीने में भीगी हुई थी। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में डर बैठा हुआ था।
अभी अभी आयान के मुक्के का सामना करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटी चींटी में बदल गया हो। धूल में सर्वोच्च हार को देखते हुए उसके पास बराबरी की कोई संभावना नहीं थी। आयान की ताकत सब कुछ दबाने के लिए काफी है। जब तक वह अपनी उंगलियां हिलाता है उसे आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता है। भ्रम, यह एक भ्रम होना चाहिए। हालांकि गुरु कपिल ने अपने दिल में ऐसा कहा। आयान की भयानक ताकत शक से परे है। इस समय गुरु कपिल ने अपनी थोड़ी सी घायल बाईं उंगली से आयान की ओर इशारा किया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेटा, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? अभी की शक्ति ग्रैंड मास्टर के दायरे से कहीं ज्यादा है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके आसपास के सभी लोगों ने अपने रंग बदल लिए और उनके चेहरों पर न विश्वास करने वाले भाव दिखाई दिए। एक यंग गुरु जो 20 साल से कम उम्र का है। अगर यह खबर फैलती है तो मुझे डर है कि यह पूरे इंडियन मार्शल आर्ट जगत को चौंका देगा। हाँ, यह सुनकर आयान ने मजाक में मुस्कुराते हुए, उसकी भावना उदासीन थी, जैसे कि उसने अभी अभी कोई छोटा काम किया हो, और कहा, मैंने पहले भी कहा है, तुम सिर्फ कुएं के अंदर मेंढकों का एक समूह हो। कमजोरी तुम्हारी कल्पना को सीमित करती है। तुम्हारे जैसा कमजोर अस्तित्व मेरे दायरे का अनुमान कैसे लगा सकता है? कमजोरी आपकी कल्पना को सीमित करती है। ये शब्द सुनकर गुरु कपिल और दूसरे मार्शल आर्ट के मास्टर चुप हो गए। अगर किसी ने उससे पहले इस तरह की बकवास करने की हिम्मत की और उनकी तुलना कुएं के अंदर मेंढकों से की, तो मुझे डर है कि वे मौखिक रूप से बुराई करेंगे या यहां तक कि लड़ेंगे भी। लेकिन आयान की ताकत उनकी कल्पना की सीमा से कहीं परे थी। 20 साल से कम उम्र का एक महान गुरु है। सिर्फ एक मुक्का मारकर शांत युद्ध के मास्टर गुरु कपिल को हरा दिया। ऐसी प्रतिभा एक सदी में कठिन है। आयान की तुलना में एरिया में बताए गए सभी बूढ़े के चेहरे लाल हो गए और उन्हें केवल यही लगा कि उनके दशकों के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का समय कुत्तों पर ही बीता है। अचानक एक ही समय में उस आदमी के दिल में एक सवाल उठा। उसके सामने आयान कौन है? अपने शॉट की शुरुआत से लेकर अब तक उसने किसी भी बड़े चाल का उपयोग नहीं किया है जो सभी जीतने के लिए ज्यादातर ताकत पर निर्भर है। यह अनुमान लगाना नामुमकिन है कि वह किस स्कूल से आता है। दूसरे नजरिए से यहां तक कि ग्रैंड मास्टर गुरु कपिल भी उसे अपनी असली ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। ऐसा बेजोड़ अभिमानी लड़का अनदेखा और अनसुना है। उसी समय जब हर कोई हैरान था, मुक्का मारकर पीटा गया गुरु कपिल अब परी शैली की हड्डी और सांसारिक स्पेशलिस्ट्स की तरह नहीं दिखता था। उसका माथा सेंटीपीड कीड़े की तरह धड़क रहा था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। आज गुरु कपिल को एक योग्य नायक होना चाहिए जो हजारों लोगों द्वारा चकाचौंध और प्रशंसा करता हो। बिना उम्मीद से उसने अचानक आयान को गोली मार दी और उसे चेहराहीन कर दिया। इस समय गुरु कपिल एरिया में सबसे मजबूत आदमी है और यह भाग्य नगरी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक सुनहरा संकेत भी है। अगर वह इतना कबूल करता है तो वह शायद हंसी का पात्र बन जाएगा और एक दाग छोड़ देगा। फ्यूचर में हम संप्रदायों की स्थापना के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? यह सोचते हुए गुरु कपिल की आंखें भीग गईं। अपने दाहिने हाथ की चोट का विरोध करते हुए आसपास के मार्शल कलाकारों को देखते हुए और जोर से कहा, कौन सा साथी इसका इस्तेमाल करने के लिए तलवार उधार लेता है? जैसे ही यह बात निकला, किसी ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर कपिल, अगर आपको यह नापसंद नहीं है तो मुझे अपनी तलवार का उपयोग करने दें। इसके साथ एक लंबी तलवार ने बीच हवा में एक सुंदर गोला बनाया और अंत में गुरु कपिल के बाएं हाथ में गिर गई। लंबी तलवार अपने म्यान से बाहर थी और तलवार की आवाज साफ लग रही थी। दूरी में देखने पर तलवार धूल और गंदगी से आजाद थी। ब्लेड स्पष्ट और पारदर्शी था। यह लगभग परावर्तक था और इसका आकार सरल और सुंदर था। एक तय दूरी पर भी आप तीखे और कठोर अर्थ को महसूस कर सकते हैं और यह बाहर आने वाला है। और एक नजर में यह एक जादुई हथियार है जो कीचड़ की तरह लोहे को काटता है। तलवार प्राप्त करने के बाद गुरु कपिल ने अपनी तलवार हिलाया। अपने कंधों, कोहनी, छाती और पीठ, डीली कमर और कूल्हों को निचोड़ा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर आभा बदल गई।
वह तेज और अद्भुत था, मानो उसके हाथ में लंबी तलवार के साथ घुल मिल गया हो। मनुष्य और तलवार एक हैं। ये वह एरिया है जिसका अनगिनत तलवारबाज सपना देखते हैं। यह दृश्य देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरु कपिल को तलवार में ऐसी अचीवमेंट होंगी। इस समय गुरु कपिल ने आयान को देखा और हर शब्द कहा, शांत युद्ध की तलवार तकनीक में प्लीज मुझे गहरी समझ दे। जैसे ही आवाज गिरी, वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने आयान के चेहरे पर हमला करने के लिए एक चाल चली। शांत युद्ध के तलवारबाज के द्वारा बनाई गई थी। यह ठंडी और गर्म दोनों की ऊर्जा को एक साथ लाता है। तलवार चाहे भारी हो, इसे आजाद रूप से वापस भी लिया जा सकता है। इसमें शांत युद्ध और तलवारबाजी दोनों की खासियत है। गुरु कपिल की तलवार पर एक तेज तलवार की किरण एक पल में बाहर निकली, जो आसपास की हवा को खाली कर रही थी। आयान की भयानक ताकत को जानते हुए गुरु कपिल ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और अपने कौशल का 12% इस्तेमाल किया। हालांकि इस खतरनाक तलवार के सामने आयान काफी शांत था। अपने पैरों के नीचे रहस्यमयी फुटवर्क पर कदम रखते हुए उसका शरीर हवा की तरह आकार में था और वह आसानी से दूर चला गया। एक तलवार विफल हो गई। गुरु कपिल हार नहीं गया था। उसके हाथ में लंबी तलवार हड्डियों से जुड़ी गैंग्रीन की तरह थी। यह टैप अलग अलग मुश्किल कोणों से आयान के जरूरी अंगों पर हमला किया। हालांकि उसकी तलवारबाजी आखिरकार थोड़ी धीमी थी। कई मिनटों के बाद सैकड़ों तलवारें चलाई गईं, लेकिन उसने आयान के कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ। परिस्थितियों के अनुसार गुरु कपिल की हार जल्द या बाद में होगी। हो! अचानक गुरु कपिल की आंखें फटी रह गईं। उसने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और चिल्लाया, लड़के, इसे मौत के घाट उतार दो। जैसे ही आवाज गिरी, गुरु कपिल की तलवार एक ड्रैगन की तरह दिखाई दी और लोग तलवार का पीछा करने लगे। संघनित तलवार की आभा बाहर निकली। हॉल में हवा के झोंके उड़ाए एक छोटे बवंडर की तरह अनगिनत मेज और कुर्सियां उड़ गईं। तलवार की शक्ति ने हिंसक हवा को आकर्षित किया, अपने तीखे पंजे को एक तूफानी ड्रैगन की तरह फैलाया और आयान की ओर दौड़ा। जैसे ही यह तलवार छोड़ी गई, स्थिति बदल गई। बहुत भयंकर तलवार की आभा, मानो इस जगह को चीरकर स्वर्ग से पृथ्वी तक सब कुछ काट रही हो। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे योद्धा इस तलवार के डर को महसूस कर सकते थे और उनके दिलों में एक बड़ी लहर दौड़ गई। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि वे और ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरु कपिल हॉल के निचले हिस्से को दबाने के लिए ऐसी चाल छिपाएगा। प्रभावित होने के डर से सभी पूरी तरह से 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गए। ऐसा है, अभी भी कुछ कमजोर यंग योद्धा हैं जो खुद को अस्थिर भी महसूस करते हैं। केवल डिवीजन के बुजुर्गों के संरक्षण में वे मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। यह हवा और बादल चाल गुरु कपिल का सबसे मजबूत हत्यारा है और यह उसकी आजीवन मार्शल आर्ट की इच्छा को एक साथ लाता है। हिंसक हवा का अनुकरण करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उनका मानना है कि भले ही आयान प्रतिभाशाली हो, वह कम उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर बन गया, लेकिन वह शायद ही इस तलवार से बच सके। हालांकि इस समय आयान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, एक कदम भी पीछे नहीं हटा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक मजाकिया और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। यह एक देवता की तरह है जो सभी प्राणियों को देख रहा है, चाहे वे चींटियाओं कितनी भी मेहनत क्यों न करें। वे आखिरकार चींटियाओं ही हैं। जब तलवार आयान से केवल 1 फुट की दूरी पर थी, तो उसने आखिरकार अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और धारदार तलवार की नोक की ओर बढ़ गया। मौत का स्वागत! यह देखकर गुरु कपिल ने शेर की तरह दहाड़ लगाई। इससे पहले आयान ने भी त्रिपाठी परिवार के सबसे छोटे सदस्य वीरांस के हाथों में लंबी तलवार को तोड़ने के लिए उसी स्नैप का इस्तेमाल किया था। हालांकि वीरांस केवल एक यंग योद्धा है और उसके हाथ में लंबी तलवार केवल साधारण महीन लोहे से बनी है। और अब गुरु कपिल, जो कि स्वामी के एरिया में है, प्रसिद्ध तलवार शरद ऋतु का पानी रखता है और शक्ति में अद्भुत है। वीरांस और उसके जैसे लोगों की तुलना कैसे की जा सकती है? आयान ने फिर वही चाल चली, मानो उसने गुरु कपिल को अपनी नजरों में ही न रखा हो।
जिससे उसे लगा कि उसका इतना अपमान हुआ है, वह इसे कैसे सहन कर सकता है। अखाड़े में मौजूद दूसरे योद्धाओं की नजरों में आयान का व्यवहार ऐसा था जैसे आदमी की बांह कार की तरह हो और कीड़ा पेड़ को हिला दे। गुस्साए गुरु कपिल ने पागलों की तरह डेंटियन में आंतरिक शक्ति का आग्रह किया। आयान को मारने के इरादे से तलवार के नीचे आयान को काटने की कसम खाई। दूर से देखने पर पतली उंगलियां और तीखी और मजबूत तलवार बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है, जो एक मजबूत दृश्य बनाते हैं। हर जगह चिंगारियां उड़ी और सोने और लोहे की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सबके सामने एक न विश्वास करने वाला दृश्य दिखाई दिया। तलवार ने आयान की दाहिनी तर्जनी के नाखून पर वार किया, लेकिन ऐसा लगा कि यह एक ठोस दीवार से टकरा गई है और अंदर जाना मुश्किल था। लेकिन आयान के नाखून अभी भी बरकरार थे, एक भी सफेद निशान नहीं दिखाई दिया। हे भगवान, यह कैसे मुमकिन है? अनगिनत योद्धाओं ने पूरी तरह से एक ठंडी सांस ली। उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और पूरा शरीर चौंक गया, जैसे कि दिल को इनविजिबल हाथों की जोड़ी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो, लगभग सांस फूल रही हो। मैदान में जो दृश्य हुआ उसने अनोखा दृश्य प्रभाव और उनके दिलों को झकझोर दिया, और यह उनके विश्व दृष्टिकोण के चरम पर पहुंचने वाला था। एक अद्भुत जादुई उत्पाद को पकड़े हुए मार्शल आर्ट मास्टर प्रदर्शन पर शिखर प्रहार पहाड़ को तोड़ने और लहरों को तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन अब आयान के नाखूनों को भी चोट नहीं पहुंच सकती थी। एक समय के लिए हर कोई आयान की आंखों को देखता रहा, जो न विश्वास करने वाले और अनोखे डर से भर गया। नॉर्मल इंसानों में इतनी मजबूत शारीरिक सुरक्षा कैसे हो सकती है? यह साफ तौर से इंसान के भेष में एक राक्षस है। हाँ, सभी की हैरान आंखों को महसूस करते हुए आयान ने ठहाका लगाया। अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा और अपनी तर्जनी के नाखून को रगड़ा। गुरु कपिल के हाथ में तलवार पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया और कुछ अफसोस के साथ कहा, क्या नाखून काटने की मशीन है? यह अफसोस की बात है। यह थोड़ी कमजोर है, काश यह और तेज होती। गुरु कपिल को प्रतिक्रिया देने में आधे मिनट से ज्यादा समय लगा, और उसके सामने आयान ने तलवार की तुलना नेल कट्टर से की, और यह अभी भी उसी तरह का चाकू था। ऐसा रूपक उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है। हालांकि इस समय गुरु कपिल की आंखों में कोई ज्वाला नहीं थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर ठंडा पानी डाल रहा हो और उसकी टी शर्ट ठंडे पसीने से भीगी हुई हो। बेशक वह अपनी ताकत के बारे में सबसे अच्छा जानता है। अभी की चाल, हवा और बादल ने उसकी आंतरिक शक्ति का 12% एक साथ ला दिया। तलवार की शक्ति नश्वर शरीर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक टैंक भी उसे चकनाचूर कर सकता है। लेकिन अब यह आयान के नाखूनों पर कोई निशान नहीं छोड़ सकता। अगले ही पल गुरु कपिल को बुराई पर विश्वास नहीं हुआ, और उसने फिर से अपनी तलवार घुमाई और आयान को चाकू मार दिया। तेज तलवार आकाश को चीरती हुई शक्ति में कम नहीं हुई, और चमकदार तलवार की रोशनी विनाश की शक्ति को ले गई और आगे की ओर कट गई। यह देखकर आयान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और दुश्मन का सामना करने के लिए अपनी तर्जनी के नाखून का इस्तेमाल किया। वह खास तेज तलवार का सामना कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मानो वह मक्खियों को मार रहा हो। हवा में सभी दिशाओं में चिंगारियां निकलीं और कठोर टकरावों की एक श्रृंखला सुनाई दी। सिर्फ कुछ सेकंड में गुरु कपिल ने सैकड़ों तलवारें काट दीं, लेकिन आयान के नाखून अभी भी बरकरार थे। इसके विपरीत तलवार के ब्लेड से काउंटर शॉक बल ने तलवार पकड़े हुए गुरु कपिल के बाएं हाथ के मुंह को चकनाचूर कर दिया और लाल खून बह निकला। बेकार का संघर्ष मत करो गुरु कपिल, क्या तुम नहीं समझते? इस समय आयान ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हारे और मेरे बीच की ताकत का अंतर चालों या हथियारों से पूरा नहीं किया जा सकता है। भले ही मैं बिना हिले खड़ा रहूं और तुम्हें लड़ने दूं, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि आयान की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन यह कार्यक्रम जगह पर मौजूद सभी लोगों के कानों में गरज की तरह गूंज उठी। उसका अटल आवाज कुछ बातों को सही करता हुआ लग रहा था। गुरु कपिल ने दूर से आयान को देखा, अनजाने में कांप गया और अपने जीवन में पहली बार अपनी कमजोरी महसूस की, जैसे कोई चींटी स्वर्ग और पृथ्वी का सामना कर रही हो।
उसे एक भ्रम भी हुआ। उसके सामने आयान एक उच्च सम्राट लग रहा था। बंजर भूमि को साफ करो, दुनिया को देखो, दुनिया को नीचे देखो, कोई भी बराबरी का नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम जगह में सन्नाटा छा गया और सुई गिरने की आवाज सुनाई दी। आयान द्वारा प्रकट की गई सांस को महसूस करते हुए हर कोई प्रभावित हुआ। अचानक आयान कदम दर कदम गुरु कपिल की ओर चला। इस शांत हॉल में कदमों की आवाज खास तौर से अचानक थी, युद्ध के ड्रम की तरह छाती पर धड़क रही थी, जिससे लोगों का खून उमड़ रहा था। जब वह गुरु कपिल के सामने 3 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो आयान बिना हिले खड़ा रहा और अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन उसके आवाज में एक तेज इच्छा शक्ति के साथ उसने कहा, गुरु कपिल, मैंने पहले कहा था कि आपके शांत युद्ध की कला बेकार है और इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या आप संतुष्ट हैं? गुरु कपिल का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उसने ये शब्द सुने। अगर वह मौके पर स्वीकार करता है कि उसका शांत युद्ध की कला कढ़ाई वाले तकिए हैं, तो मुझे डर है कि वह अब मार्शल आर्ट की दुनिया में नहीं रहेगा। जब फ्यूचर में दूसरे लोग उसकी बात करेंगे तो केवल मजाक और तिरस्कार होगा, लेकिन कोई सम्मान नहीं। हालांकि आयान की ताकत का सामना करते हुए उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उसके संकोची रूप को देखकर आयान की आंखें भीग गईं और उसकी आवाज गरजने जैसी लग रही थी। अगर तुम इसे मानते नहीं तो मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक तुम इसे मान नहीं लेते। जैसे ही आवाज गिरी, आयान के शरीर पर केंद्रित एक असली आतंक दबाव सभी दिशाओं से गुरु कपिल की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए गुरु कपिल को बहुत तकलीफ हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो, यहां तक कि उसकी सांस भी रुक गई थी। अगले ही पल उसकी आंखें काली पड़ गईं, मानो उसकी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वह एक पल में 10 साल से ज्यादा का हो गया था और उसका बायां हाथ ढीला था। उसने केवल आवाज सुनी और वह तलवार भी नहीं पकड़ सका। सेवा करो, इसे ले लो। बूढ़े ने इसे ले लिया। महामहिम शानदार हैं। बूढ़ा आदमी आहें भरता है। जैसा कि उन्होंने कहा, गुरु कपिल ने सच में अपने घुटनों को नरम किया और बिना किसी शत्रुता के एक छोटी भेड़ की तरह विनम्र होकर आयान के सामने प्लॉप के साथ घुटनों के बल बैठ गया। यह दृश्य देखकर आसपास के दूसरे योद्धा हैरान हो गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। आप जानते हैं, गुरु कपिल शांत युद्ध के गुरुओं की एक पीढ़ी है, लेकिन अब वह एक ऐसे लड़के के सामने झुका हुआ है जो 20 साल से कम उम्र का है। अपना सिर झुकाकर और अपने मंत्री की घोषणा करते हुए अपने घुटनों पर झुक जाता है। अगर यह खबर सामने आती है तो मुझे डर है कि पूरा बौद्ध धर्म जगत चौंक जाएगा। अचानक सभी ने एक साथ आयान को देखा। उनकी आंखें चिलचिलाती गर्मी से भरी थीं। उनके लिए आयान की अभी दिखाई गई ताकत एक देवता की तरह थी, एकदम बेजोड़। इससे भी जरूरी बात यह है कि वह सिर्फ 20 साल से कम उम्र का एक लड़का है। अगर कुछ साल बीत जाते हैं तो वह एक शक्तिशाली अस्तित्व के रूप में बड़ा क्यों होगा। मुझे डर है कि पूरे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसकी तुलना कर सकते हैं। इस वजह से कई मार्शल आर्ट के योद्धा यहां आने के लिए उत्सुक रहते हैं। माहौल में इस छोटे बदलाव को देखते हुए आयान ने भौहें सिकोड़ी और उन्हें यह अवसर बिल्कुल नहीं दिया। वह मुड़ा, दूर से अभिषेक को इशारा किया और हल्के से कहा, अभिषेक चलो। जैसे ही उसने यह कहा, अभिषेक, जो पूरे समय सदमे में था, अपने होश में आया, 3 और 2 कदमों में आयान की तरफ झुका और उसके साथ हॉल से बाहर चला गया। बात खत्म होने के बाद आप अपनी योग्यता और प्रसिद्धि को छिपाएंगे। धीरे धीरे गायब हो रहे दोनों के आकृतियों को देखते हुए योद्धाओं को अपने दिल में पछतावा हुआ। मन ही मन कहा कि वे अवसर का लाभ नहीं उठा सके, लेकिन वे आयान को परेशान करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। आधे घंटे बाद अभिषेक ने लैंड रोवर रेंज रोवर को ग्रीन टाउन रोज गार्डन बंगले में चलाया। आयान कार से बाहर निकला और जानवी के घर में चलने वाला था, लेकिन पीछे से अभिषेक की चीख आई, भाई आयान रुको। आयान ने पीछे देखा और पाया कि अभिषेक ने अचानक अपने घुटनों को कमजोर कर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने घुटने टेक दिए और साथ ही जोर से कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, वह मर सकता है। भाई आयान,
मैंने आज तुम्हारा मार्शल आर्ट देखा और मुझे पता है कि असली पावर हाउस क्या है। बाहर के गुरुओं की तुलना तुमसे नहीं की जा सकती। प्लीज मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें, नहीं तो मैं यहां घुटने टेक दूंगा। अभिषेक की आवाज साफ थी, बिना किसी मजाक के। अपने मजबूत चरित्र के साथ अगर आयान सहमत नहीं होता तो वह सच में जमीन पर घुटने टेक देता। अभी अभी मार्शल आर्ट एक्सचेंज मीटिंग में उथल पुथल के बाद अभिषेक को आखिरकार एहसास हुआ कि आयान एक असली छिपे हुए गुरु थे। हालांकि उनका परिवार खास था, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा गुरु कपिल जैसे गुरु से ही संपर्क कर सकते थे, जिनका कोई नाम नहीं था। यह जरूर से वह नहीं था जिसकी अभिषेक तलाश कर रहे थे। उनकी राय में केवल आयान के दरवाजे की पूजा करके ही असली मार्शल आर्ट सीखना मुमकिन हो सकता है। ऐसा जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर एक बार छूट जाने पर फिर कभी नहीं आएगा। अभिषेक को देखते हुए, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, आयान ने आश्चर्य में थोड़ा भौहें सिकोड़ी और फिर परेशानी में डूब गया। हर कोई नीरा की तरह जादुई गेट की पूजा नहीं कर सकता। आजकल इंडियन मार्शल आर्ट की पढ़ाई कम हो रही है, इस बात के साथ कि सभी मार्शल आर्ट खुद को संजोते हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और यहां तक कि गुरु कपिल जैसे कढ़ाई वाले तकिए को भी भगवान के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। यदि यह जारी रहती है तो हो सकता है कि भाग्यनगरी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से खत्म होने में कई साल न लगें। हालांकि अभिषेक एक मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी मजबूतता के साथ अगर उसे एक फेमस मास्टर द्वारा सलाह दी जाती तो वह शायद एक असली पावर हाउस नहीं बन पाता। यह सोचते हुए आयान ने अभिषेक को देखा और कहा, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, अभिषेक की आंखें काली पड़ गईं, लेकिन वह अभी भी वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ था, बिना हिले डुले। लेकिन अचानक आयान की बातचीत बदल गई और उसने जारी रखा, मेरे पास यहां एक तकनीक है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुम कितना समझ सकते हो यह तुम्हारे अपने सौभाग्य पर निर्भर करता है। जब अभिषेक ने शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसका चेहरा बेकाबू खुशी से भर गया और उसने जोर से कहा, शक्ति देने के लिए धन्यवाद भाई आयान। इसके बाद आयान ने अभिषेक को 4 आत्माओं के भगवान जुए के सूत्र सिखाए। हालांकि अमरता की साधना की दुनिया में 4 आत्माओं के भगवान तकनीक एक चतुर तकनीक नहीं है, लेकिन इंडिया में यह अनगिनत शक्तिशाली लोगों को पागल कर सकती है। सूत्र प्राप्त करने के बाद अभिषेक एक खजाने की तरह था। बहुत बहुत धन्यवाद और तुरंत अभ्यास शुरू करना चाहता था। गुरु दरवाजे की ओर जाता है और अभ्यास जारी है। आयान ने अभ्यास को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अभिषेक को भटकते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अपनी खास प्रतिभा में देरी कर सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इसका अभ्यास कर सकता है या नहीं, यह आयान के काम का नहीं था। अभिषेक को अलविदा कहने के तुरंत बाद आयान मुड़ा और जानवी के परिवार के बंगले में चला गया। अगर एक छोटे से परिवार के साथ एक नाजुक लड़की है और लोटस से साफ पानी निकलता है, तो भाग्यनगरी एक आधुनिक लड़की है जो एक फैशनेबल कपड़ों के साथ फैशन के मामले में सबसे आगे चल रही है। पिछले 100 वर्षों में इस शहर में धरती हिलने और तेजी से बदलाव हुए हैं। पूर्व विदेशी बाजार से एक इंटरनेशनल महानगर तक इसे जादुई राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी के पूर्व में स्थित न्यू एरिया ने इस बदलाव को देखा है। इससे पता चलता है कि स्वदेशी लोगों के दिलों में न्यू एरिया वह जगह है जहां गरीब रहते हैं, लेकिन अब न्यू एरिया बेहद समृद्ध है, खासकर कावेरी नदी के पास जिले में, जहां घरों की कीमतें आसानी से 1,200,000 से ज्यादा तक पहुंच सकती हैं और साधारण मजदूरों की साल की सैलरी यहां 1 मीटर खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता है। जैसे ही रात होती है, रोशनी चालू होती है, सीटी मधुर होती है और पानी की आवाज कलकल करती है। कावेरी नदी के किनारे की रोशनी चकाचौंध कर रही है, जो अनगिनत ऊंची इमारतों को दर्शाती है। 200 फुट के आलीशान अपार्टमेंट में निहाल मास्टर बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक विचार रख रहा था, और उसकी बाहों में
एक लड़की अनजाने में लेटी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, एक आलसी छोटी बिल्ली की तरह अपनी पतली उंगलियों से निहाल की छाती पर घेरे बना रही थी। अगर दूसरे लोग यहाँ हैं तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह लड़की सच में गर्ल आइडल ग्रुप की मेंबर है। वह हमेशा अपने शुद्ध स्वभाव के लिए जानी जाती है और वह केवल 19 साल की है। उसके बारे में कोई अफवाह नहीं है कि उसके साथ कोई घोटाला हुआ है। वह कई लड़कों की सपनों की देवी है। अगर उसके प्रशंसक यह दृश्य देखते हैं तो मुझे डर है कि सपना मौके पर ही बिखर जाएगा। इस समय लड़की ने रेशम की तरह पलक झपकाई और फुसफुसाते हुए आवाज में कहा, यंग मास्टर अरुण, आप बहुत अद्भुत हैं। अभी अभी लगभग उन्हें तोड़ दिया। उसकी आवाज आकर्षक और मनमोहक थी, जिसने उसकी हड्डियों को कुरकुरा कर दिया। निहाल ने धुएं की एक अंगूठी उगल दी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक मुस्कान प्रकट हुई। बेशक वह जानता था कि लड़की केवल दृश्यों के बारे में बात कर रही थी। मनोरंजन उद्योग में इस तरह की महिला के पास तकिए और थोड़े लाल होंठ होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में यह अभी भी बहुत उपयोगी है। कुछ दिनों पहले जब वह अपने चचेरे भाई रमन के साथ फोन पर था तो उसने रमन और लड़की को लड़ते हुए सुना, लेकिन रमन ने यह भी कहा कि उसे भी लड़की का स्वाद चखने दो। शुरुआत में निहाल ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन निहाल बहुत बिजी था और उसने सीधे लड़की से आज रात उसे पहुंचाने के लिए कहा। हालांकि आग उगलने के बाद निहाल को फिर से एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। लड़की अपने रूप, स्वभाव या तकनीक के कुछ पहलुओं के बावजूद एक शानदार स्टनर है, लेकिन निहाल के दिल में उसकी तुलना जानवी से करना जरूरी है। लेकिन इस तरह की तुलना ने तुरंत लड़की को एक अश्लील प्रशंसक बना दिया। जानवी का सहज स्वभाव महान और अच्छा है, कुछ ऐसा है जो ऐसा अभिनेता नहीं सीख सकता। अब यह सोचकर कि जानवी के आयान के शरीर के नीचे चतुराई से पेश आने की बहुत संभावना है, निहाल गुस्से में था। इस समय बिस्तर के किनारे रखा मोबाइल फोन हिल गया। कॉल करने वाला रमन था और निहाल ने जल्दी से फोन उठाया। लड़की, तुम कैसी सेवा कर रही हो? आज मेरे पास कुछ है, अगली बार हम तीनों साथ में खेलेंगे। फोन से रमन की बेईमान आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ बेशक भाई सैनिकों, हम दोनों भाई सेना में शामिल हो गए हैं। हमें इस छोटी परी को दया की भीख मांगने देना चाहिए, निहाल ने कहा। वैसे चचेरे भाई, तुमने पिछली बार मुझसे जो पूछा था उसके बारे में खबर है? ओह, ये सुनकर निहाल की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, रमन, देसाई परिवार की उत्पत्ति क्या है? अरे, मैंने कहा कि मेरे चचेरे भाई, तुम्हें शायद किसी ने धोखा दिया है। मैंने एक दोस्त से पूछताछ करने के लिए कहा कि देवपुर में ये उपनाम वाला कोई बड़ा परिवार नहीं है। रमन ने मजबूतता से बात काटी। सच में? निहाल के हाव भाव बदल गए। तो फिर नकली हो सकते हैं? चचेरे भाई, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते, मेरे दोस्त ने कहा। देवपुर में मंत्रालयों और आयोगों के पहले या दूसरे नंबर के अधिकारी, उनमें से किसी का भी उपनाम ये नहीं है। निचले लेवल के लिए उन्हें बड़ा परिवार माना जा सकता है, रमन ने बेपरवाही से कहा। रमन ने जो कुछ भी कसम खाते हुए कहा, उसे सुनकर निहाल का चेहरा तुरंत उदास हो गया। बेशक वह मूर्ख नहीं है, वह तुरंत अजीबता को समझ गया और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ध्यान से याद करें कि उस दिन जानवी के घर में, चाहे वह जानवी हो या इशिता का प्रदर्शन, कई असामान्य चीजें थीं। हालांकि निहाल को यह पता नहीं था कि आयान जानवी के घर में क्यों दिखाई देगा। एक बात तो तय है, वह बिल्कुल भी यह देवपुर का नहीं है और शायद उसके पास कोई बैकग्राउंड पावर नहीं है। इस मामले में निहाल का डर क्या है? उनका प्रताप परिवार भाग्य नगरी में है। हालांकि एक हाथ से आकाश को कवर नहीं करना, यह एक आसान मास्टर नहीं है। निहाल के भावना के साथ वह एक छोटे आदमी द्वारा खेला जाना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जैसे ही उसने यह सोचा, उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा जल उठा और उसके चेहरे पर भावना क्रूर और भयंकर थी, मानो वह एक भूत बन गया हो जो आयान को जिंदा खा जाना चाहता हो। ओह ठीक है। अचानक रमन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, चचेरे भाई, अगर आपको इसे गिनना है तो उस समय देवपुर में सच में एक देसाई परिवार था। यह इतना प्रमुख है कि इसकी तुलना वर्तमान स्वर्णवंशी परिवार से भी नहीं की जा सकती। क्या?
यह सुनकर निहाल सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिल में एक बड़ी लहर दौड़ गई जो शब्दों से परे आश्चर्यचकित थी। हालांकि उसे शासन की बहुत परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम स्वर्णवंशी परिवार शब्द इंडिया बहुत ताकतवर है। लेकिन रमन ने अब कहा कि देसाई परिवार स्वर्णवंशी परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह उसे आश्चर्यचकित कैसे नहीं कर सकता था। हाँ हाँ चचेरे भाई, घबराओ मत, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है, रमन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि देसाई परिवार बहुत बढ़िया है, लेकिन यह सब पुराने कैलेंडर में है। 18 साल पहले की बात है। देसाई परिवार रातों रात कमजोर हो गया और परिवार के सदस्य भी गायब हो गए। कोई खबर नहीं थी और वे पूरी तरह से शहर से हट गए। जब देसाई परिवार अपने सुनहरे दिनों में था, तब निहाल और रमन दोनों ही कुछ साल के थे, इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रमन की बात सुनने के बाद निहाल ने राहत की सांस ली। उनके विचार में दुनिया में देसाई उपनाम वाले लाखों लोग हैं और आयान का उस देवपुर देसाई परिवार के साथ संबंध होने की संभावना सच में बहुत कम है। भले ही वह उस समय देसाई परिवार से संबंधित हो तो क्या हुआ। हालांकि दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है, लेकिन देसाई परिवार की स्थिति सिर्फ पतला मरा हुआ नहीं है, बल्कि सीधे जलकर राख हो गई है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आदर्श परिवार की तुलना में यहां तक कि प्रताप परिवार भी तुलनीय नहीं हो सकता है। निहाल को किस बात की चिंता है? रमन, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें किसी और दिन पीने के लिए इनवाइट करूंगा। निहाल ने फोन रखने के बाद वह गहरी सोच में डूब गया। इसमें कोई शक नहीं है कि बदला निश्चित है। वह उस बदमाश को कभी नहीं छोड़ेगा जिसने उसे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। हालांकि भले ही उसे नदी में फेंकने के लिए भेजा गया हो, जानवी अपना मन नहीं बदल सकता। जहां तक निहाल का सवाल है, अगर वह सुंदर मांस का यह टुकड़ा नहीं खाता है तो मुझे डर है कि वह पूरे दिन सो नहीं पाएगा। अचानक उसे कुछ सूझा। उसकी आंखें भीग गईं और उसने एक और कॉल किया। आधे मिनट से ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद कॉल का जवाब दिया गया, लेकिन निहाल का मतलब डरा हुआ होना नहीं था, लेकिन सम्मानपूर्वक कहा, अरे क्या आप अंकल अरुण हैं? मैं निहाल हूं, यही मामला है। कुछ समय पहले जानवी मुझसे नाराज थी और ब्रेकअप के बारे में बहस कर रही थी। मैं अपने करियर में बिजी था और मैंने उसे तुरंत मना नहीं लिया। नतीजतन मैं कुछ दिन पहले जानवी के घर गया, लेकिन पाया कि वहां एक बहुत ही अजीब आदमी था जो ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल का था, जिसे जानवी का नया बॉयफ्रेंड बताया गया था। अंकल अरुण, मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं। अगर जानवी को वाकई नई खुशी मिलती है तो बेशक मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। हालांकि वह बच्चा देवपुर का एक लड़का होने का दावा कर रहा था जो आकाश के मालिक दूसरे बच्चे और उसके तीसरे बच्चे जैसा दिख रहा था। वह पागल था। जानवी बहुत दयालु है, मुझे डर है कि वह बुरे लोगों के झांसे में आ जाएगी, लेकिन वह अब उस बच्चे के बहकावे में आ गई है और मुझे डर है कि वह मेरी बात नहीं सुन सकती, इसलिए मैं आपको अंकल अरुण कहता हूं। निहाल, आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं एक अच्छी बात करने के लिए जानवी के पास जाऊंगा। फोन के दूसरी तरफ अंकल अरुण ने गंभीरता से कहा। यह सुनते ही निहाल के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया, एक खसखस जैसी शातिर मुस्कान प्रकट करते हुए, और अपने दिल में कहा, जानवी, इस दुनिया में केवल एक ही आदमी है जो आपका मालिक हो सकता है, वह मैं हूं। निहाल अगले दिन शनिवार था, लेकिन आयान फिर भी जल्दी उठ गया। इशिता को हमेशा देर से सोने की आदत रही है और पूरी रात टीवी सीरीज देखने के अलावा वह दोपहर से पहले कभी नहीं उठती थी। जानवी ने खुद के लिए सख्त जरूरतें रखी हैं। भले ही उसे काम पर न जाना पड़े, वह हर 7 या 8 बजे उठकर योग वगैरह करती है, लेकिन आज दूसरी मंजिल से नीचे उतरने से पहले ठीक 9:30 पर थे। दूर से देखने पर उसने सफेद घर के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसकी आंखें गहरी थकी हुई थीं और वह परेशान दिख रही थी। यह दृश्य देखकर आयान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उत्सुकता से पूछा, जानवी, क्या आपने कल रात अच्छी तरह से आराम किया? क्या आप सच में निहाल के बारे में परेशान हैं? अरे, यह सुनकर जानवी ने चुपचाप आह भरी। बोलना नहीं जानती थी। कल देर रात उसे अचानक उसके पिता अरुण का फोन आया। जब अरुण यंग थे
तो वे भाग्यनगरी सरकार की एक निश्चित इकाई के सबसे कम उम्र के प्रमुख हुआ करते थे। उनका फ्यूचर उज्जवल था। हालांकि 1990 के दशक में उन्होंने बिजनेस करने के लिए समुद्र में जाने का फैसला किया। 20 से ज्यादा वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार अपना खुद का बिजनेस का साम्राज्य स्थापित किया। जानवी के परिवार मुख्य रूप से सामान और बैग के निर्माण में लगा हुआ है। भाग्यनगरी के बाहरी इलाके में कई कारखाने हैं। 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन लाइनें हैं और उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। हालांकि इसकी तुलना शरद त्रिवेदी जैसे धनी आदमी से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे उद्योग में एक फेमस आदमी माना जा सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जानवी ने फैमिली बिजनेस को विरासत में लेने का तरीका नहीं चुना। इसके बजाय वह आजाद हो गया और अपना खुद का क्लॉथ ब्रांड स्थापित किया। हालांकि पिता और बेटी के बीच का रिश्ता अपरिचित नहीं है, लेकिन यह जरूर से अच्छा नहीं है। काम में बूढ़ी होने के कारण दोनों केवल छुट्टियों के दौरान ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। लेकिन जानवी कभी भी अरुण से मदद नहीं मांगेगी अगर उसे सच में कोई परेशानी या कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए जब उसे कल रात अचानक अपने पिता का फोन आया तो जानवी जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान था। फोन पर अरुण सीधे मुद्दे पर था। पूछ रहा था कि क्या उसने कोई नया प्रेमी बनाया है और आयान की पहचान के बारे में पूछताछ करने के लिए किनारे पर दस्तक दे रहा था। उसकी बुद्धिमत्ता के स्तर के साथ वह कैसे नहीं सोच सकती थी कि निहाल उस पर मुकदमा कर रही थी। वह और निहाल कई सालों से प्यार में थे और वे एक दूसरे के माता पिता से मिल चुके थे। जानवी के परिवार भी निहाल से बहुत संतुष्ट था, जो एक प्रतिभा लग रहा था, और उन्होंने दोनों ने कई बार शादी का आग्रह किया। लेकिन कुछ महीने पहले जब जानवी ने निहाल के घोटाले में अपना नाम उजागर किया तो उसे नहीं पता था कि उसे कैसे बताना है, इसलिए उसने अपने माता पिता को नहीं बताया। फोन पर अरुण ने निहाल को बात करने में मदद की, लेकिन उसे अपने नए प्रेमी को वीकेंड पर अपने परिवार से मिलने के लिए घर ले जाने के लिए कहा। हालांकि आयान का सस्ता प्रेमी एक नकली है और अगर वह उसे सीधे घर ले जाता है तो वह जल्द ही उजागर हो सकता है। जानवी बस टाल मटोल करने का बहाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन अरुण ने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया और फोन काट दिया। इस वजह से जानवी परेशान थी और पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने फिर भी आयान को देखा और जूलिप्स ने थोड़ा सा मुंह खोला। आयान निहाल के वापस जाने के बाद उसने शायद मेरे पिताजी से शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पिताजी ने कल रात फोन किया और कहा कि वे तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम्हें हमारे पास बुलाया है। घर पर मेहमान बनो। मुझे पता है कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा है। तुम मूल रूप से निहाल को भगाने में मेरी मदद करने के लिए रुकावट था। लेकिन यह सुनकर आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जानवी, क्या हम दोस्त हैं? क्या? जानवी ने जब ये शब्द सुने तो वह चौंक गई और फिर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बेशक आयान, मेरे लिए तुम न केवल एक डॉक्टर हो बल्कि इन सालों में विपरीत इंसान की सबसे अच्छे दोस्त भी हो। जैसा कि उसने कहा, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसका सुंदर चेहरा लाल बादलों से उड़ गया। वह बहुत आकर्षक थी। हाँ, क्या यह सब ठीक नहीं है? दोस्तों के लिए एक दूसरे की मदद करना सामान्य बात है। जब तक तुम मुझे नापसंद नहीं करते और शर्मिंदा नहीं होते तब तक यह ठीक है, आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका वादा देखकर जानवी ने राहत की सांस ली। उसके दिल में लटकी बड़ी चट्टान आखिरकार गिर गई और उसकी भौहों के बीच थोड़ी खुशी थी और उसने कहा, बहुत बढ़िया आयान, तो तुम कल मेरे साथ वापस आओ। हाँ, आयान ने सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आया और पूछना जारी रखा, वैसे जानवी, क्या आपको अंकल और आंटी के लिए कोई पसंद है? जब जानवी ने यह शब्द सुने तो वह थोड़ी हैरान लग रही थी। मुझे नहीं पता कि उसके मन में अचानक यह सवाल क्यों आया। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पापा काम करते समय चाय पीना पसंद करते हैं। मेरी मम्मी घर पर रिटायर हो गई हैं, उन्हें कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। आयान थोड़ा मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद आयान अपने कमरे में लौट आया, अपना सेल फोन निकाला और शरद त्रिवेदी को फोन किया। कुछ सेकंड के बाद
कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। मिस्टर त्रिवेदी, मैं आयान हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एक एहसान करें। आयान ने सीधे तौर पर कहा। नमस्ते डॉक्टर आयान, अगर आपके पास कोई निर्देश है तो मुझे निर्देश दें। शरद त्रिवेदी का लहजा बेहद सम्मानजनक है, एक विनम्र सेवक की तरह। अगर दूसरे लोग इसे सुनेंगे तो मुझे डर है कि वे आश्चर्य से परे होंगे। तुम्हें पता है, शरद त्रिवेदी कॉरपोरेशन ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अरबों में है। यहां तक कि भाग्यनगरी शहर में, जहां अमीर लोग इकट्ठा होते हैं, ये टॉप 10 में जगह बनाने के लिए काफी है और यह बहुत प्रभावशाली है। लेकिन आयान के सामने उसने कोई दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। अगर आयान न होता तो मुझे डर है कि उसे अब बीमारी ने दुखी किया है और वह मर जाएगा। घटना के बाद शरद त्रिवेदी ने कुछ पुराने इंडियन डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए किसी को भेजा जो टॉप लेवल पर हैं। नतीजतन उन पुराने इंडियन डॉक्टरों ने यह बता दिया कि घातक हड्डी के ट्यूमर को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर बिल्कुल नामुमकिन है। इस वजह से शरद त्रिवेदी के दिल में आयान की स्थिति बढ़ गई और वह एक जरूरी साथी बन गया। मिस्टर त्रिवेदी, मैं कल एक बुजुर्ग से मिलने जा रहा हूं। उस बुजुर्ग को चाय पीना पसंद है और मुझे नहीं पता कि क्या देना है, इसलिए मैं मिस्टर त्रिवेदी से उपहार तैयार करने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूं, आयान ने समझाया। यह सुनकर शरद त्रिवेदी ने जल्दी से कहा, डॉक्टर आयान, बस इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ो। मुझे एक पता दो और मैं ड्राइवर से दोपहर में उपहार देने के लिए कहूंगा। तो धन्यवाद मिस्टर त्रिवेदी। वैसे क्या मुझे गिफ्ट के पैसे सीधे आपके ड्राइवर को देने चाहिए या इसे आपके खाते में मंगवाना चाहिए? आयान ने पूछा। डॉक्टर आयान, क्या आप मुझे दफना नहीं रहे हैं? आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। एक छोटा सा गिफ्ट मेरे शरद त्रिवेदी के जीवन से ज्यादा कीमती है। शरद त्रिवेदी ने जो कहा उसे सुनकर आयान ने भी इसे खुलकर स्वीकार कर लिया। कुछ अभिवादन के बाद उसने फोन रख दिया। उसने जो उपहार शरद त्रिवेदी से तैयार करने के लिए कहा था वह जरूर से फादर अरुण के लिए था। हालांकि वह सिर्फ एक नकली सस्ता दामाद है, लेकिन वह किसी भी तरह से पहली बार खाली हाथ नहीं आ सकता है। फादर अरुण का उपहार तैयार माना जाता है, लेकिन मदर का पक्ष भी जरूरी है। आयान ने एक पल के लिए सोचा। अचानक जैसे कि कुछ सोच रहा हो, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बंगले से बाहर निकल आया, घर के बॉडीगार्ड से पूछा कि पास में दवा की दुकान कहाँ है और फिर दौड़कर वहां पहुंचा। दवा की दुकान में उसने 7 या 8 औषधीय पौधे चुने। हालांकि वे कीमती खजाने नहीं थे, लेकिन वे काफी थे। जल्द ही आयान जानवी के परिवार के बंगले में लौट आया। अपने कमरे में वह अपनी आंतरिक शक्ति को चला रहा था। एक शुद्ध सफेद दिव्य अग्नि उसकी हथेली में पतली हवा से उभर रहा था। गर्म तापमान हवा में जल रहा था। उसके दिमाग में एक विचार के साथ 7 या 8 औषधीय पौधे इनविजिबल बड़े हाथों की एक जोड़ी द्वारा पकड़े गए और सीधे दिव्य अग्नि के समूह में उड़ गए। इसके तुरंत बाद आयान ने अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों से रहस्यमय और सील आर्ट को चुटकी बजाते हुए निकालना जारी रखा। गति इतनी तेज थी कि प्रेत भी हवा में दिखाई दिए। जलती हुई आग के नीचे दर्जनों औषधीय पदार्थ तुरंत पिघल गए। कुछ मिनट बाद आयान चिल्लाया, ब्रह्मांड हथेली में है और शून्य संघनित है। जैसे ही आवाज गिरी, एक सुगंधित खुशबू फैल गई और कमरे में भर गई। अगले ही पल आयान के हाथ में एक सियान गोली दिखाई दी। एक आकार की, आकर्षण संयमित है और सतह पर एक हल्की चमक बह रही है। सुंदर दिखने की चाह हर औरत की फितरत होती है, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। हालांकि ये गोली कोई जादुई अमृत तो नहीं है, लेकिन इससे सुंदरता बढ़ती है और झाइयाँ भी कम होती हैं। कई औरतों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होती और वो इसे $1 में भी खरीदने को तैयार हो जाती हैं। इसे जानवी की मदर को तोहफे में देना शायद सबसे सही रहेगा। दोपहर को शरद त्रिवेदी का ड्राइवर जानवी के घर पहुंचा और बड़े ध्यान से एक तोहफे का डिब्बा निकाला। उसमें एक पुराना बैंगनी रंग का मिट्टी का बर्तन था, जो देखने में बहुत ही खास और काफी पुराना लग रहा था। हालांकि आयान बैंगनी मिट्टी के चायदानी को नहीं समझता था, फिर भी वह खास देख सकता था। इस समय जानवी के पिता और जानवी की मां के लिए गिफ्ट तैयार हो चुके हैं। सब कुछ तैयार है, बस कल के पारिवारिक डिनर का इंतजार करें। अगले दिन सुबह 10 बजे, क्योंकि वह जानवी के माता पिता से मिलने जा रहा था, आयान ने अपनी सामान्य कपड़े बदल दी
और जानवी द्वारा उसके लिए खरीदा गया हाई एंड सूट पहन लिया। बुद्ध सोने के कपड़ों पर भरोसा करते हैं और लोग कपड़ों पर भरोसा करते हैं। इस बदलाव के बाद आयान का स्वभाव काफी बदल गया। उसका लंबा और सीधा फिगर एक प्राकृतिक कपड़े के हैंगर की तरह था और उसकी भौहें वीरता और खास सुंदरता से भरी हुई थीं। उस धमकी भरे स्वभाव के साथ इशारों के बीच लोग उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। लिविंग रूम में जब ईशिता ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो, ऊपर और नीचे, बाईं और दाएं और आयान को देखते हुए। ईशिता, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे चेहरे पर फूल है? आयान ने भौहें उठाते हुए पूछा। कोई फूल नहीं है, लेकिन आयान, आपके पास बहुत अच्छे ग्रेड हैं और आप एक्यूपंक्चर और मार्शल आर्ट में अच्छे हैं। आप सिर्फ कपड़े पहनकर बहुत सुंदर दिख सकते हैं। भाग्य नगरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के बाद आप जरूर से एक लड़के बन जाएंगे। सार्वजनिक दुश्मन, इशिता ने कहा। आयान ने शब्द सुनते ही अपने हाथ फैला दिए। मुझे दोष दो। भावना दिखाते हुए इस समय कदमों की आवाज आई और जानवी उन दोनों के सामने प्रकट हुई। आज उसने भी खास तौर से कपड़े पहने थे। उसके सुंदर चेहरे पर अच्छा मेकअप था, इसलिए वह अपनी आंखें नहीं हटा सकी। साधारण सिलाई के साथ एक सादे कपड़े पहनने से उसका नेक स्वभाव सामने आता है। उसके दो खूबसूरत पैर काले मोजे में लिपटे हुए हैं और उसके खूबसूरत पैर स्ट्रैपी ऊंची एड़ी के सैंडल में लिपटे हुए हैं। वह अपनी सुंदरता में आकर्षक है, फिर भी सुरुचिपूर्ण और प्रतिष्ठित है। सबसे अच्छी शाही बहन की सांस नशीली है। लेकिन जब हम पहली बार मिले थे, उस समय की तुलना में थोड़ी कम ठंड थी जो हजारों मील दूर चली जाती थी। आयान के उपचार के तहत उसके एंड्रोफोबिया में काफी सुधार हुआ है। अचानक जानवी ने इशिता को देखा, एक पल के लिए झिझका और कहा, इशिता, वह आज तुम्हें जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? मैंने अपनी आंटी और अंकल को लंबे समय से नहीं देखा है। इशिता ने परेशान होकर मुंह बनाया। सच में जानवी नहीं चाहता था कि वह फैमिली डिनर में शामिल हो। हालांकि आखिरकार वह छोटी थी और उसके पास शहर की हवेली नहीं थी। जानवी को डर था कि वह गलती से अपनी बात न कह दे, इसलिए उसने यह कहा। दूसरी तरफ इशिता ने अपनी काली और सफेद आंखें झपकाईं, जैसे कि कुछ सोच रही हो। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, लोमड़ी जैसी हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आयान, मेरे लिए वादा करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपको मुझसे एक अनुरोध करना होगा। क्या? हे, अगले महीने भाग्य नगरी में एक म्यूजिक इवेंट होगा, लेकिन इनफील्ड टिकट पहले ही बिक चुके हैं। जब तक मेरा चचेरा भाई मुझे कुछ इनफील्ड टिकट दिलवाता है, मैं आपसे वादा करता हूं, इशिता ने कहा। अन्वी रॉय यह नाम सुनते ही आयान ने अपनी भौहें उठाईं और लड़की उसके दिमाग में आ गई। कुछ महीने पहले अन्वी रॉय ने उत्तर प्रदेश में एक म्यूजिक इवेंट आयोजित किया था। फिर वह चुपचाप भाग निकली और एक छोटी सी गली में बदमाशों के एक समूह से मिली। आयान वहां से गुजरा और उसे बचाया। उसे नहीं पता था कि वह उस समय एक बड़ी स्टार थी और यहां तक कि रात के लिए उसके साथ सो भी गया। उसके बाद अन्वी रॉय एक बार आयान के साथ खेलने आई थी। हालांकि हाल के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि वह काम में बिजी है, इसलिए दोनों लंबे समय से संपर्क में नहीं हैं। आयान को उम्मीद नहीं थी कि अन्वी रॉय भाग्य नगरी में एक म्यूजिक इवेंट के लिए आएगी और इशिता अभी भी उसकी फैन थी। हालांकि अन्वी रॉय के म्यूजिक इवेंट के लिए इनफील्ड टिकट मिलना मुश्किल है और इसे ब्लैक मार्केट में दसियों हजार रुपए में सट्टा लगाया गया है। अब इशिता के अनुरोध को शेर के खुले मुंह के रूप में माना जा सकता है, लेकिन जानवी के वित्तीय संसाधनों के साथ कुछ इनफील्ड टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी और उसने तुरंत सिर हिला दिया। ओ ये चचेरा भाई बहुत दयालु है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इशिता ने खुशी से उछलते हुए कहा। इस समय जानवी ने पलटकर आयान को देखा और कहा, आयान, देर हो रही है, चलो। ठीक है, आयान ने सिर हिलाया और दोनों एक साथ बंगले से बाहर चले गए। अरुण का घर भाग्य नगरी के टॉप एरिया में स्थित है। ये भाग्य नगरी का सबसे अमीर इलाका है, जो चारों तरफ पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। दुनिया से थोड़ा छिपा हुआ, शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, एकदम किसी स्वर्ग जैसा लगता है।
यहाँ रहस्यमय टापुओं पर करोड़ों बल्कि सैकड़ों लाखों के अकेले रहने वाले बड़े बड़े बंगले बने हैं। हर बंगले के पास एक निजी नौका खड़ी करने की जगह भी है, जहां बहुत शानदार नावें लगी होती हैं। जो चीजें आम लोग सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, वो यहाँ हकीकत में होती हैं। रईसी और शान और शौकत के मामले में यह इलाका न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड, लॉस एंजल्स के बेवर्ली हिल्स, पेरिस के 16वें जिले और जापान के टोक्यो खाड़ी जैसे अमीर इलाकों से कम नहीं है। यहाँ कोई सार्वजनिक साधन नहीं है, क्योंकि हर घर में एक नहीं, एक से ज्यादा गाड़ियां होती हैं। आसपास ज्यादातर जगहें मौज मस्ती और आराम के लिए बनी है, जैसे गोल्फ, टेनिस, घुड़सवारी, नौकायन और कई क्लब। कार से बाहर निकलने के बाद वह पूरी तरह से झिझकी, पहली बार घबराहट महसूस कर रही थी। आयान को पीछे देखते हुए इसके विपरीत वह शांत और हवादार दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानवी? आह नहीं, मुझे अब आपको जानवी कहना चाहिए। आराम करो। आप जितनी ज्यादा घबराई हुई हैं, उतना ही आसानी से देखा जा सकता है। यह सुनने के बाद जानवी ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल गई और उसने आयान की बांह को पकड़ने की पहल की और कहा, मुझे पता है, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने जानबूझकर 3 शब्दों बॉयफ्रेंड पर अपनी आवाज बढ़ाया। हालांकि उसका इरादा जानबूझकर बड़बड़ाने का नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की लहरों के बीच स्वाभाविक आकर्षण और शर्म ने अभी भी आयान के दिल को झकझोर दिया, हड्डियों और बालों को कुरकुरा कर दिया। और दोनों इतने करीब थे। जानवी के शरीर से प्राकृतिक शरीर की खुशबू समय समय पर आयान की नाक में चली जाती थी, जिससे यह और भी खूनी हो जाती थी। अहम। आयान ने सूखी खांसी निकाली, शांत हुआ और फिर बोला, जानवी, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही आवाज गिरी, बंगले का दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर के लोगों को कार के इंजन की आवाज सुननी चाहिए थी, इसलिए वे अभिवादन करने के लिए बाहर आए। अगले ही पल दोनों की नजरों में एक आकर्षक महिला दिखाई दी। दूर से देखने पर मैंने देखा कि वह औरत जानवी से करीब 7-8 साल बड़ी लग रही थी। वह हल्की गुलाबी रंगत वाली, सुंदर और अच्छे से तैयार थी। पहली नजर में वह किसी 30-32 साल की जवान महिला जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारों पर दिखाई देने वाली झुर्रियां उसकी असली उम्र बता रही थीं। मां, जानवी ने धीमी सी आवाज में कहा, फिर आयान का हाथ पकड़कर बोली, ये मेरा प्रेमी आयान है। ये सुनकर आयान ने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते मेरे अंकल। अंकल बहुत यंग हैं। अगर जानवी ने उनका परिचय नहीं कराया होता तो मुझे लगता कि आप उनकी बहन हैं। हाँ लड़के, मैं सच में बात कर सकती हूँ, जानवी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ऐसी ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। आंटी, मैं चापलूसी नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आयान ने जोर से कहा। उसकी काली और सफेद आंखों की जोड़ी से जानवी की मां ने ईमानदारी देखी और उसके मुंह के कोने स्वीकृति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उसे आयान की पहली छाप बहुत अच्छी लगी। आखिरकार आयान का पढ़ाकू और शांत स्वभाव हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। इसके अलावा उसने आज खास तौर पर अच्छे कपड़े पहने थे और थोड़ा सा नटखट लड़के जैसा लग रहा था। जैसे कोई सास अपने दामाद को देखकर खुश होती है, वैसे ही वो भी उससे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। जानवी की मां को बस एक बात की थोड़ी परेशान थी। बाहर से देखने पर आयान जानवी से थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन वो खुद थोड़ी खुले विचारों वाली है और जब तक उसकी बेटी को आयान पसंद है तब तक उसे कोई परेशानी नहीं है। जानवी, आयान के साथ अंदर आओ। जानवी की मां मुस्कुराई और दोनों को दालान में ले गया। तभी लिविंग रूम में कुछ दूर पर ही शोरगुल वाली बातचीत सुनाई दी। हाँ मां, क्या घर पर कोई मेहमान है? जानवी ने शक में पूछा। जानवी, क्या तुम्हारा कोई नया प्रेमी नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारी दूसरी आंटी और तीसरे अंकल को बुलाया? तुम्हारी दूसरी आंटी का घर अभी अभी आया है और तुम्हारे तीसरे अंकल को शायद कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जानवी की मां ने समझाया। क्या? जैसे ही उसने यह कहा, जानवी का शरीर कांप उठा। उसका रंग एकदम बदल गया और यहां तक कि उसके हाथ की हथेली पर ठंडे पसीने का निशान भी दिखाई दिया। उसकी अजीबता को देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और परेशान होकर पूछा, जानवी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो?
जानवी ने यह सुना, उसकी आंखों में कठोर भावनाएं थीं और उसने अचानक अपना सिर जानवी की मां की ओर देखा और कहा, मां, तुम पहले अंदर जाओ, मैं पहले आयान से बात करूंगी और तुरंत आ जाऊंगी। वह शर्मिंदा दिखे, एक पल के लिए झिझके, लेकिन सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप जल्दी से यहां आ सकते हैं, आपके पिता और दूसरी आंटी इंतजार कर रहे हैं। जानवी को जानबूझकर जानवी की मां का ध्यान भटकाते हुए देखकर आयान ने अपने दिल में झटका लगाया और जल्दी से पूछा, जानवी, क्या बात है? अरे, जानवी ने उसे इस घटना का कारण और प्रभाव समझाने से पहले चुपचाप आह भरी। यह पता चला कि जानवी के पिता अरुण परिवार में सबसे बड़े थे, साथ ही एक छोटी बहन और एक छोटा भाई, छोटी बहन और एक और छोटा भाई भी था। जानवी को यह दूसरी आंटी बचपन से ही बहुत पसंद नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से ही बेकार स्वभाव की थी, गरीबों को नापसंद करती थी और अमीरों से प्यार करती थी और एक खास खलनायक थी। हालांकि क्योंकि वह एक बड़ी थी, इसलिए जानवी के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हालांकि सुमित्रा आंटी के हालत के अनुसार वह बाद में आयान के लिए चीजों को मुश्किल बना देगा, इसलिए जानवी ने जानबूझकर उसे शॉट दिया। आयान ने यह शब्द सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, शांति से और हल्के से कहा, आयान, आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। ये छोटे मोटे दृश्य मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। आयान के लिए ये जानवी के घर का भोज सच में कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे यह सुमित्रा आंटी कितना भी कड़वा और मतलबी क्यों न हो, यह देवपुर के स्वर्णवंशी के परिवार से बेहतर नहीं हो सकता। वह स्वर्णवंशी परिवार से भी नहीं डरता, वह सुमित्रा आंटी से कैसे डर सकता है? इसके तुरंत बाद आयान ने जानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और लिविंग रूम की ओर चल दिया। लिविंग रूम का एरिया फल बहुत बड़ा है, लगभग 100 वर्ग मीटर। शानदार नौसिखिए की शैली नहीं, कम जरूरी और शानदार नहीं। अरुण के पिता अरुण मेन कुर्सी पर बैठे थे। दूसरी आंटी सुमित्रा आंटी, अंकल अजीत और बहन मोनिका सोफे पर एक तरफ बैठे थे। इसके अलावा एक लड़का था जिसे जानवी नहीं जानती थी, उत्कर्ष के साथ बैठा था, अंतरंग दिख रहा था। जब आयान और जानवी दिखाई दिए तो मैदान में सभी की नजरें उन पर टिक गईं। इस समय अरुण ग्रैंड मास्टर की कुर्सी से उठे और गहरी आवाज में कहा, जानवी, तुम वापस आ गए। पिताजी। जानवी ने उनका अभिवादन किया, फिर आयान को खींचकर परिचय कराया। पिताजी, यह मेरा नया प्रेमी आयान है। नमस्ते अंकल, आयान ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, अरुण ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पानी की तरह डूब गया और उसका रवैया बहुत ठंडा था, क्योंकि निहाल से पहले दुष्ट आदमी ने पहले मुकदमा दायर किया था, जिससे आयान को देवपुर के एक यंग मास्टर होने का दिखावा करने का शक हुआ। तो अरुण के मन में वह आयान के प्रति थोड़ा शत्रुतापूर्ण था। बिल्कुल, वह कोई भी साधारण आदमी नहीं है। ठोस सबूत के वह किसी से खुलकर झगड़ा नहीं करेगा। इसी समय उसके पास बैठी एक छोटी लड़की तेज इत्र की महक के साथ आ गई। वह सुमित्रा आंटी की इकलौती बेटी मोनिका थी। अरे चचेरी बहन, तुम्हें देखे जमाना हो गया, तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उत्कर्ष की आवाज में थोड़ी बनावटी मिठास थी। दिखने के मामले में एक सुंदर लड़की माना जा सकता है। उसके बाल बड़े भूरे रंग की लहरों में बदल गए, उसके चेहरे पर बड़ी हथेलियां और उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जो लोगों को एक आकर्षक एहसास दे रहे थे। उसकी ड्रेस भी बहुत हॉट है, गुलाब लाल मिनी स्कर्ट पहने हुए, छाती पर वी नेक का डिजाइन बर्फ सफेद त्वचा के बड़े एरिया को उजागर करता है। स्कर्ट का निचला किनारा केवल जांघ की जड़ तक पहुंचता है और पतले जेड पैर हवा के संपर्क में हैं। लेकिन जो बात आयान को अजीब लगती है वह यह है कि उसके चेहरे की खासियत कुछ हद तक असंगत है। कुछ सेकंड के हैरान रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कोरिया की महिला हस्तियों द्वारा उसी उत्पादन लाइन पर बनाई गई सुंदरियों की तरह नहीं है। हालांकि भले ही उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हो, लेकिन वह जानवी से तुलना नहीं कर सकती थी। हाँ, जानवी, बहुत समय हो गया। जानवी ने एक विनम्र मुस्कान दिखाई, फिर अपने बगल में बैठे अजीब आदमी को देखा और पूछा, ये है? ओ बहन, ये मेरे मंगेतर उत्कर्ष हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। देखो, ये हीरे की अंगूठी है जो मोनिका ने मुझे पिछले हफ्ते दी थी। मोनिका ने शो की तरह अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। जानवी उसके सामने हिल गई।
लिविंग रूम की लाइटिंग के नीचे उसकी बाईं बीच उंगली पर कबूतर के अंडे के आकार की एक हीरे की अंगूठी एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। 10 मीटर दूर से भी आप इस अंगूठी को साफ तौर से देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद, इस डर से कि जाह्नवी को माल का पता न चल जाए, मोनिका ने भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। बहन, यह अंगूठी डी बियर्स कंपनी से है। इंग्लैंड की रानी, हॉलीवुड के बड़े सितारे और यूरोप के कई अमीर और मशहूर लोग इस ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। और मेरी यह अनंत सीरीज वाली अंगूठी है जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। मैंने उत्कर्ष से कहा था कि इतना पैसा खर्च मत करो, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। जब मैंने देखा कि वह बहुत सच्चा है तो मैंने मुश्किल से उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि मोनिका ने यह बात शांत आवाज में कही, लेकिन उसकी बातों में हमेशा दिखावे की झलक थी। वह जाह्नवी की ही उम्र की है और रिश्तेदार भी है, इसलिए उसे एक अच्छी दोस्त की तरह हर बात जाह्नवी से बांटनी चाहिए थी। लेकिन बचपन से ही वह जाह्नवी से बहुत जलती है। सबसे पहले अगर रूप रंग की बात करें तो जाह्नवी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, चाहे वह कितना भी मेकअप क्यों ना कर ले। वह जाह्नवी के सामने हमेशा फीकी ही लगती है। अगर दोनों की एक साथ तस्वीर खींची जाए तो फर्क और भी साफ दिखाई देता है, जैसे एक मोर और एक साधारण पक्षी में अंतर होता है। दूसरी बात, उसके पापा इंद्रेश अरुण की कंपनी में उपाध्यक्ष थे, इसलिए उनका परिवार कहीं ना कहीं अरुण के परिवार पर निर्भर ही था। हालांकि पैसों के मामले में वे आम लोगों से बेहतर थे, लेकिन अरुण की तरह अमीर इलाके में हवेली में नहीं रह सकते थे। अगर जाह्नवी को एक राजकुमारी कहा जाए तो वह उसी राजकुमारी के पास रहने वाली एक नौकरानी जैसी लगती है जो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। जाह्नवी के परिवार में बाकी बड़े लोग भी अक्सर इन दोनों की तुलना किया करते थे, लेकिन हर पहलू में जाह्नवी ने मोनिका से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। लंबे समय ने उसे ईर्ष्यालु और पागल बना दिया, और अब मोनिका को आखिरकार जाह्नवी को हराने का मौका मिल गया। उसने सुना कि जाह्नवी को एक साधारण परिवार वाला बॉयफ्रेंड मिल गया है, इसलिए वह खास तौर पर अपने मंगेतर को लेकर आई। हालांकि आयान ने एक ब्रांड नेम सूट पहना हुआ है, उत्कर्ष के विचार में जाह्नवी ने जरूर से दृश्य का समर्थन करने के लिए उसे खरीदा है। इस वजह से उसने खास तौर से अपनी उंगली पर हीरे की अंगूठी दिखाई और उसके मुंह के कोने में विजेता की मुस्कान दिखाई दी। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसके जीवन का शिखर क्षण है। हालांकि अगले ही पल जब मोनिका की आंखों के कोने ने जाह्नवी को देखा तो उसके मुंह के कोने पर मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी उम्मीद के विपरीत जाह्नवी की भावना हमेशा की तरह शांत थी और केवल एक विनम्र मुस्कान दिखा रही थी। वह नजर, जैसे कि उसके हाथ में कबूतर के अंडे के आकार की हीरे की अंगूठी एक साधारण चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने इसे सीरियस से नहीं लिया और उसने इसे देखा भी नहीं। इस तरह की अज्ञानता ने मोनिका को केवल यह महसूस कराया कि उसने कपास पर मुक्का मारा है। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। थोड़ी देर सोचने के बाद मोनिका की आंखें फड़क उठीं, जैसे कि कुछ सोच रही हों। उसने आयान पर निशाना साधा और पूछा, वैसे बहन, आपने यह नहीं पूछा कि आपका प्रेमी क्या करता है? यह सवाल सुनकर उनके बगल में बैठे अरुण और जाह्नवी की मां ने भी अपने कान खड़े कर लिए, जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्पी दिखाई। मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं, आयान ने हल्के से कहा। पढ़ाई कर रहा हूं? मोनिका ने हैरान रूप से देखा और पूछा, कौन सा स्कूल या पीएचडी? आने से पहले जाह्नवी ने उसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए खास तौर से आयान के लिए मेकअप लगाया। वह अपनी असली उम्र से कुछ साल बड़ा लग रहा था। बेशक भौहों के बीच अभी भी थोड़ा हरापन और कोमलता थी। भाग्यनगरी यूनिवर्सिटी, लेकिन सख्ती से कहें तो इसने अभी तक औपचारिक रूप से नामांकन नहीं किया है। मैं सितंबर तक अपने नए साल में नहीं आऊंगा, आयान ने हल्के से कहा। नए साल का? मोनिका ने शक से पूछा। मैंने सही सुना? इस साल आपकी उम्र कितनी है? 18। आयान ने अपनी उम्र के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। उसके शब्द शांत पानी की सतह पर टकराने वाले एक बड़े पत्थर की तरह हैं, जिससे हजारों लहरें उठती हैं। दूसरी तरफ अरुण और जाह्नवी की मां का रंग एक ही समय में बहुत बदल गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी जिस नए प्रेमी की तलाश कर रही थी वह उससे 6 साल छोटा होगा। मोनिका के परिवार में सभी के चेहरों पर चंचल मुस्कान थी,
जैसे कोई अच्छा शो देख रहे हों। थोड़ी देर के लिए जगह का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। इस समय मोनिका ने अचानक कहा, मैंने कहा, बहन तुम्हारा प्रेमी पहली बार यहां आया है, क्या वह मिलन समारोह भी नहीं लाया? जब उत्कर्ष मौके पर आया तो वह मेरे पिताजी के लिए 10 इंडियन टुकड़े लाया। इस आक्रामक आवाज को सुनकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अरुण और जानवी की मां को देखा और कहा, अंकल और आंटी, मैं सच में एक उपहार लाया हूं, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।